आज तो हम इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में लेते हैं आज की क्लास को, है ना। पहले सिलेबस डिस्कशन करते हैं, कैसे कैसे हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, क्या अप्रोच अपनाएंगे, क्या रणनीति होगी इस सब्जेक्ट में, है ना। और मेंस में हमको किस रणनीति से चलना होगा इस सब्जेक्ट को डील करने के लिए। थोड़ा सिलेबस पहले देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, है ना। तो सिलेबस तो बहुत विशाल है आप लोगों के पास। सिलेबस होगा अगर तो देखिए आप लोग, है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है। उस सिलेबस को हम लोग क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे 5 हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। पहले पूरा जो सिलेबस है, अगर आप लोग सिलेबस रखे भी नहीं रखे, देखिए सिलेबस अगर रखे हैं तो जो पूरा सिलेबस है वो एक बहुत बड़े निबंध की तरह दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। बहुत बड़ा, मानो कुछ ऐसे लिखा हुआ है। उसका हम लोग 5 सेगमेंट में तोड़ने वाले हैं, 5 अलग अलग हिस्सों में तोड़ने वाले हैं, और फिर 5 हिस्सों में तोड़ के बारी बारी से उसको डील करेंगे। कह सकते हैं कि हम पूरे सिलेबस को 5 स्टेप में बांट रहे हैं, है ना। सबसे पहला वाला जो पार्ट है उसको हम सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में रख सकते हैं, जहां पे फिलॉसफी की बेसिक्स पे हम बात करेंगे कि फिलॉसफी में हमको मतलब हम समझने के यहाँ पे प्रयास करेंगे कि दर्शन क्या है, दर्शन का अप्रोच क्या है, क्यों पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। एक तो दर्शन, इस पे बात हो जाएगी, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उपयोगिता क्या है, आदि, है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वेद, उपनिषद, ब्रह्म, आत्मा, रित, ऐसे कुछ छोटे छोटे टर्म्स लिखे हुए हैं। इनको पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर करते चलेंगे कि ये क्या चीजें हैं, है ना। फिर इसी में रख लेंगे, एक आखिरी में है गीता दर्शन। गीता दर्शन इसके अंतर्गत भी मेंशन कर दिया है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। गीता दर्शन के अंतर्गत 3 बातें लिखी हुई है, देखिए ध्यान से, आइए। स्वधर्म, स्थित प्रज्ञ और कर्मयोग, ऐसे कुछ 2-3 टर्म्स लिखे हुए हैं, है ना। तो इन चीजों को हम लेके चलेंगे पहले अपने इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में, ठीक है। फिर यहां तक तो हम मान लिए कि भूमिका बन रही है सब्जेक्ट को पढ़ने की। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, यहां से आपकी कोर फिलोसफी शुरू होगी। इसके अंतर्गत पहले हम बात करेंगे भारतीय दर्शन पे, इंडियन फिलोसफी पे, है ना। भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन में आप लोग ध्यान से देखिए सिलेबस को। कुल मिला के हमको 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं यहाँ पे। कितने टॉपिक्स? 9 टॉपिक्स। पहले 3 जो टॉपिक्स हैं वो नास्तिक दर्शन है। आपको पता ही होगा कौन कौन से नास्तिक दर्शन है। एक है चारवाक, बौद्ध और जैन, ठीक है। इन 3 दर्शन को हम, सांख्य सिर्फ ईश्वर को न मानने के संदर्भ में नास्तिक हो सकता है। देखिए नास्तिक और आस्तिक की अवधारणा एक्चुअली में जुड़ी है वेदों की अवधारणा से। जो वेदों पे यकीन करता है, जो वेदों को मानता है, जो वेद संबंधित कर्तव्यों को वरीयता देता है, वो सभी आस्तिक दर्शन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो उस हिसाब से, है ना, यहाँ पे ये तीनों को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। चारवाक, बौद्ध और जैन को किसी ने सांख्य कहा शायद, वो आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पे षड दर्शन जो हम बात करते हैं, ये सभी 6 दर्शन आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं इंडियन फिलोसफी में। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत। क्लियर? तो ये 9 टॉपिक्स हम देखेंगे भारतीय दर्शन के सेगमेंट में, और इसको भी हमने 2 कैटेगरी में बांट लिया, है ना, नास्तिक और आस्तिक।
आपने कहानी सुनी होगी ना बचपन में, लकड़ी के गट्ठर को जब तोड़ना हो, पूरे गट्ठर को उठा के तोड़ेंगे तो कठिनाई होगी, अगर एक एक करके तोड़ेंगे तो आसानी से तोड़ पाएंगे। हम वही कर रहे हैं अभी, सिलेबस को हम टुकड़ों में तोड़ रहे हैं ताकि सिलेबस देखने से जो बुरी फीलिंग आती है, इतना बड़ा सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे क्या होगा, वो अच्छी फीलिंग में बदल जाए। कैटेगराइज कर रहे हैं आप लोग, ये काम सारे सब्जेक्ट में कीजिए। ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बांटिए उसको, आर्थिक मानव अलग अलग पार्ट में बांटिए, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, बांटिए उसको, तो आपको थोड़ा आसान लगेगा देखने में, है ना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट, भारतीय दर्शन का पार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ सामाजिक नैतिक चिंतक और विचारक के नाम डायरेक्ट मेंशन किए हुए हैं आपके सिलेबस में, है ना। जैसे इसके अंतर्गत हम इसको कह सकते हैं कि सामाजिक या नैतिक चिंतक एवं विचार। इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं डायरेक्ट आपके सिलेबस में, जैसे कि कौटिल्य, गुरु नानक, गुरु घासीदास, है ना, अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, और कौन है, अरविंद जी हैं, है ना, एंड फॉर ऑन आदि। ऐसे कुछ नाम डायरेक्टली मेंशन किए हुए हैं आपके सिलेबस में, देख पा रहे हैं सिलेबस जिनके पास है ना। तो इस पे हम बात कर लेंगे अपने तीसरे स्टेज में। ऐसे हम 5 हिस्सों में बांट रहे हैं पूरे सिलेबस में, है ना। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया, सामाजिक नैतिक चिंतक और विचारक। इसके बाद फिर एक कोर फिलोसफी का सेगमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं वेस्टर्न फिलोसफी, पाश्चात्य दर्शन, है ना। अपने चौथे स्टेप में हम लोग बात करेंगे पाश्चात्य दर्शन पे। पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य दर्शन में देखिए शुरुआत में जो नाम लिखे हुए हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात तो नहीं लिखा हुआ है, प्लेटो और अरस्तु, ये ग्रीक फिलोसफी के त्रिरत्न माने गए हैं। ग्रीक फिलोसफी वन ऑफ द एंशिएंट फिलोसफी है, और ग्रीक फिलोसफी के त्रिरत्न में इन तीन का नाम बहुत, मतलब ये तीन का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है पूरे ग्रीक फिलोसफी में, सुकरात का, अरस्तु का और प्लेटो का। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात, सुकरात का शिष्य था प्लेटो और उसका चेला था अरस्तु, और अरस्तु का चेला कौन था, अरस्तु का चेला कौन था। इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने, महान विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने वाला सिकंदर, कौन था वो, अरस्तु का चेला। तो आप सिकंदर को देखते हैं, लेकिन सिकंदर से पहले गुरुओं की परंपरा को देखिए कि सिकंदर से पहले कौन कौन गुरु हुए हैं, कौन कौन हुए हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सब महान गुरुओं की परंपरा है। आपके सिलेबस में सुकरात नहीं लिखा हुआ है, केवल तो हो जाइए, केवल प्लेटो और अरस्तु एक बच गया, ठीक है। यूपीएससी के सिलेबस में आप देखेंगे सुकरात भी मेंशन किया हुआ है। यूपीएससी के सिलेबस में पहले सुकरात को पढ़ा जाता है, फिर प्लेटो और अरस्तु को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे सीजीपीएससी में केवल प्लेटो और अरस्तु मेंशन किया गया, और इसमें भी जैसे प्लेटो, अरस्तु बहुत बृहद सिलेबस हो सकता है, लेकिन कुछ एक बातें लिखी गई है, नाम भले बहुत हैवी लग रहे हैं, लेकिन इनके अंतर्गत जो पढ़ना है वो केवल एक दो टॉपिक पढ़ना है चुनिंदा, है ना। अरस्तु तो केवल कारणता सिद्धांत पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया गया है, तो जो मेंशन किया गया है केवल उन्हीं चीजों पे यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा संत एनफिल्म एक नाम लिखा होगा, देखिए इसके बाद कुछ नाम आते हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा,
लाइबनिज। फिर कुछ और नाम मेंशन है आपने देखिए, लॉक, बर्कले, ह्यूम, है ना। और कुछ नाम है, नाम तो बहुत है, कांट, हीगल, और भी हैं इस पार्ट में, कांट, हीगल। इसके अलावा आपको यहीं पे देख लेना है एजे एयर, जॉन डीवी, सात्र, मूर आदि, है ना। ऐसे कुछ फिलोसफर के नाम मेंशन किए गए हैं। तो ये हम पाश्चात्य दर्शन के सेगमेंट में इन पर चर्चा करेंगे। और नाम शायद ब्रेडले देख लीजिए, ब्रेडले भी मेंशन है, ब्रेडले, है ना। इन सारे नामों पर हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य दर्शन के सेगमेंट में। इसके बाद हमारा जो आखिरी सेगमेंट होगा, पांचवा सेगमेंट, इस पांचवें सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे एथिक्स, जिसको नीति शास्त्र कहा जाता है ना। आपने नाम सुना ही होगा सब्जेक्ट का, एथिक्स। यूपीएससी के सिलेबस में पूरा का पूरा एक पेपर होता है एथिक्स का, पेपर नंबर 4 यूपीएससी, आप सिलेबस देखेंगे तो, है ना। यहाँ पे उस पूरे के पूरे जो पेपर वहां पे रखा गया है एथिक्स का, उसके केवल कुछ एक टॉपिक हमको पढ़ने हैं उस सेगमेंट के। और एक, अगर यूपीएससी में आप ऑप्शनल फिलॉसफी ले लेते हैं तो वहां पे धर्म दर्शन एक पूरा सेगमेंट होता है, उस धर्म दर्शन पूरे सेगमेंट का कुछ एक टॉपिक यहाँ पे रखा गया है। तो पांचवें जो पार्ट है इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक आप कह सकते हैं धर्म दर्शन, और दूसरा कह सकते हैं एथिक्स या नीति शास्त्र। ठीक है। एक धर्म दर्शन के अंतर्गत, अच्छा किसी ने रिप्लाई किया था सिकंदर कुछ साहू, मैं देख नहीं पाया था, ठीक है। धर्म दर्शन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे धर्म के विविध आयाम के बारे में, है ना। धर्म क्या है, धर्म की उत्पत्ति, पंथ निरपेक्षता, ऐसे कुछ टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ इसका में, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और नीति शास्त्र के अंतर्गत यहाँ पे हम देख लेंगे नैतिक मूल्य, नैतिक दुविधा, है ना, नैतिक मूल्य, नैतिक दुविधा, भ्रष्टाचार, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्विसेज, है ना, आचार संहिता, लोक सेवकों के लिए आचार संहिता आदि कुछ टॉपिक है जो हम देख लेंगे नीति शास्त्र वाले सेगमेंट में। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस है, ठीक है, फिलॉसफी का, जो आपको डील करना है। तो ये सिलेबस क्यों मैं बता रहा हूं आपको, पहले क्लास शुरू करने से पहले इसका पर्पस समझिए आप, कि इतने पूरे सिलेबस को लिखने का और इसको एक्सप्लेन करने का कि ये पढ़ना है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बहुत गहराई है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट बहुत गहरा भी है और बहुत बड़ा भी सिलेबस है। तो इसमें आपको दो चार बातों का खास ध्यान रखना है पढ़ते समय, है ना, जिससे आप डेविएट नहीं होंगे। हर एक टॉपिक, हर एक शब्द जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कौटिल्य, गुरु नानक, या इधर भी जो दिख रहे हैं डेकार्ट, स्पिनोजा, लेibniz, इन सभी का पूरा जीवन खप गया तब जाके इनकी फिलॉसफी निर्मित हुई है। एक एक व्यक्ति पे एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, बल्कि कईयों ग्रंथ लिखे गए हैं, इन पे लोग पीएचडी करते हैं। एक एक व्यक्ति पे, गांधी जी पे ना जाने कितने लोगों ने पीएचडी की, अम्बेडकर जी पे ना जाने कितने लोगों ने पीएचडी की है। हमको उस पूरे टॉपिक का छोटा सा सेगमेंट पढ़ना है, तो ये हमारा प्रयास होगा कि जो सिलेबस पे डायरेक्ट मेंशन किया गया है, हम वहां से ज्यादा डेविएट ना हो, है ना। ये बात समझनी जरूरी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आप ज्यादा डेविएट हुए, जैसे मान लीजिए गीता दर्शन, अब भगवत गीता पता होगा आपको, पूरा का पूरा ग्रंथ है भगवत गीता। अब भगवत गीता में पढ़ते समय अगर आप डेविएट हुए और ज्यादा खंगालने का प्रयास किए, तो आप इस टॉपिक से भटक जाएंगे, विषयांतर हो जाएंगे। भगवत गीता में हमको सिर्फ 3 बातें पढ़नी है, स्वधर्म, स्थित प्रज्ञ और कर्मयोग। जैसे स्थित प्रज्ञ बड़ा शब्द है, हैवी शब्द है, क्या होता है स्थित प्रज्ञ, कोई आइडिया एनीवन, किसी ने नाम सुना स्थित प्रज्ञ का? हाँ बताइए। ठीक है, कुछ कुछ ठीक कह रहे हैं। और एनीवन?
स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ एक अवस्था है कहा जा सकता है। इसके लिए एक टर्म, एक श्लोक दिया हुआ है भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ को डिफाइन करने के लिए। वहां पे लिखा गया है, दुखे स्वप्नु द्विग्न मनः सुखेषु विगतिस्पृहः वीतराग भयः क्रोधः स्थिर धीर्मुनि रुच्यते। दुखे स्वप्नु द्विग्न मनः, दुख आने पर जिसके मन में ज्यादा उद्वेग उत्पन्न ना हो। दुखे स्वप्नु द्विग्न मनः सुखेषु विगतिस्पृहः, सुख आने पर जो बहुत ज्यादा स्पृहा में ना चला जाए, लालसा में ना चला जाए, और अधिक सुख की कामना उस भाव में ना चला जाए। दुखे स्वप्नो द्विग्न मनः सुखेषु विगतिस्पृहः वीतराग भयः क्रोधः। वीतराग मतलब अनुराग, वीतराग भय, क्रोध, इन सभी भावनाओं से जो ऊपर उठ चुका है। स्थिर धीर मुनि रुच्यते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो स्थित प्रज्ञ एक अवस्था है। अब मेरा बताने का पर्पस डराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। स्थित प्रज्ञ मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे हैवी टर्म्स आएंगे, श्लोक भी आएंगे, पर आपको भाव को समझना है और भाव को समझ के आपको लिखना है। जरूरी नहीं कि आप श्लोक को रट्टा मारे और श्लोक को लिखें, आप उसके भाव को समझ के बढ़िया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए। श्लोक याद है तो और अच्छी बात है, अगर स्पेस अलाउ करे तो ऐसे भी स्पेस कम है हमारे पास लिखने के लिए, है ना। 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, छोटे छोटे स्पेस है, तो उस स्पेस में आना भी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है भाव समझना, भाव को समझ के उसको आंसर करना। कुछ और बातें हैं, जैसे फिलॉसफी में कोई भी आंसर द आंसर नहीं होता, ये डायनेमिक सब्जेक्ट है। इसमें हो सकता है कि आपका आंसर आपके आंसर से डिफरेंट हो और फिर भी दोनों को समान नंबर मिले, ऐसा भी संभव है, क्योंकि सब्जेक्ट का नेचर है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा पढ़ाते समय कि जो बेसिक बातें हैं जो आपके आंसर में आनी चाहिए, जिसको एसेंस कह सकते हैं, जिसको सार कह सकते हैं, उन बातों को मैं आपको थोड़ा सा लिखा दूं एक्सप्लेन करने के बाद, ताकि आप उसको बेस बना के अपने आंसर को थोड़ा मॉडिफाई कर सके या एक्सप्लेन कर सके, डिफाइन कर सके, ठीक है। चलिए, तो हम बिल्कुल भी अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं, डेविएट नहीं होंगे। जितनी चीजें मेंशन की गई है उन्हीं को बेस बना के, उन्हीं को आधार बना के, इवन यहाँ भी जैसे कि मान लीजिए डेकार्ट लिखा हुआ है, तो देखिए डेकार्ट के आगे कुछ शब्द लिखे होंगे, वो शब्द को भी ध्यान देना है आपको, क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए सिलेबस, डेकार्ट है, स्पिनोजा है, इसके बाद भी कोई शब्द मेंशन किए गए हैं क्या? ठीक है, जैसे स्पिनोजा के आगे लिखा हुआ है द्रव्य और सर्वेश्वरवाद। तो स्पिनोजा अगर आप उठाएंगे टॉपिक तो और भी टॉपिक्स निकलेंगे यहाँ पे, लेकिन हमको फोकस करना है केवल द्रव्य और सर्वेश्वरवाद पे। सर्वेश्वरवाद, सर्वधन ईश्वर धनवाद, सब कुछ ईश्वर है मानने वाला सिद्धांत, ये स्पिनोजा की थ्योरी है। तो वहां पे हम जाके देखेंगे केवल सर्वेश्वरवाद की थ्योरी को, केवल सर्वेश्वरवाद की अवधारणा को, है ना। हमको डेविएट नहीं होना है, जो चीजें मेंशन की गई बार बार, इसीलिए ये चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि फिलॉसफी में ये दिक्कत आती है। आप लोग पढ़ते समय क्या करते हैं, आपके पास मटेरियल बहुत सारे होते हैं तो डेविएट हो जाते हैं। हमको टॉपिक पे डेविएट नहीं होना है, सिलेबस हमारा की है। आपको आपका टास्क रहेगा, आप इसके लिए कोई सेपरेट कॉपी बनाइए फिलॉसफी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उस कॉपी के पहले पेज पे आप लोग सिलेबस को इसी फॉर्म में लिखिए जिस फॉर्म में हमने यहाँ पे ब्रेक किया है। सिलेबस को पहले आप सिलेबस रखिए घर में सामने, उसको इन 5 पार्ट्स में तोड़िए और 5 पार्ट्स में तोड़ के कैटेगरी में बांट के 5 कैटेगरी में उसको मेंशन कीजिए और सिलेबस पे कमांड बनाइए। कल के लिए आपका यही टास्क है, हर रोज एक टास्क रहेगा आपके लिए छोटा मोटा, ठीक है। कल के लिए टास्क है कि आप 5 पार्ट में तोड़ेंगे और उसको सिस्टमेटिक अप्रोच में नोट करेंगे सिलेबस को। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो पहला आपका काम होना चाहिए कि सिलेबस को थोड़ा समझने का प्रयास करना। अगर सिलेबस आपके ब्रेन में मोटा मोटा भी अगर बैठ गया तो उससे बहुत फायदा होता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप, सोशल मीडिया वाली दुनिया है ना, कोई भी चीज अगर आप कहीं पे पढ़ाई ना करके किसी दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वहां भी अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई बातें दिख गई, आपको डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपको सिलेबस पता है तो कि यार ये चीज वहां पे काम आ सकता है, ये मैं वहां यूज कर सकता हूँ, इससे आपका आंसर थोड़ा सा क्रिएटिव बनेगा, वो चीजें आपको थोड़ा सा एज देगा इस एग्जाम में। तो इसलिए आपको सिलेबस पे पहले पकड़ बनानी है ना। और दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ कि जो मेंशन है वहां पे हमको क्यों रहना है, क्यों हमको ज्यादा डेविएट नहीं होना है,
एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई नदी है ना, इस नदी को अगर आपको तैर के पार करना है, अगर आप नदी तैर के पार कर रहे हैं और आपको एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचना है, यहाँ पे आप तैरना शुरू किया, आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपको जाना है, और अगर आप यहाँ पे आ गए तैरने के लिए और अगर आप ये स्किल दिखाए, अगर दाएं बाएं मुड़ गए, आपको पार करना है नदी, दाएं बाएं मुड़े, या कुछ लोगों के पास स्किल होती है कि वो गहराई में चले जाते हैं, गोता लगाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, ये सब अगर करने लगे तो यहाँ तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें थोड़ा सा कठिन उड़ जाएगा सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा गहराई है, दार्शनिक विवेचनाएं है, गूढ़ सब्जेक्ट है ना, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अंतर्गत हम बहुत सारे अमूर्त विषयों का अध्ययन करेंगे फिलॉसफी के अंतर्गत। अमूर्त समझते हैं, दिखाई ना देने वाली चीजें, जैसे मैथमेटिक्स में होता है। मैथमेटिक्स में जब आप बीजगणित पढ़ते हैं, बीजगणित में आप यूज करते हैं एक्स वाई जेड टर्म्स यूज करते हैं, कभी दैनिक जीवन में देखा आपने? कहाँ है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई, कहाँ है? ये देखा आपने? नहीं देखा। वैसे ही यहाँ भी हम बहुत सारे अमूर्त चीजों का प्रयोग करेंगे, आत्मा, ईश्वर, मरने के बाद क्या होगा, है ना, आदि आदि। तो अमूर्त विषय है, इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए आपको सारी बातों का ध्यान रखना है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी पूरी क्लास इसीलिए हम यहाँ पे खपा रहे हैं सिलेबस डिस्कशन में, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, दर्शन क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल आपके सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि आपके जीवन का भी हिस्सा है। हर व्यक्ति की अपनी फिलॉसफी होती है, हर व्यक्ति दार्शनिक है। इस क्लासरूम में बैठा हर व्यक्ति, बाहर सड़क पे घूम रहा हर व्यक्ति दार्शनिक है। ये हो सकता है कि वो अच्छा दार्शनिक है या बुरा दार्शनिक है, ये इस बात को भले टटोला जा सकता है, गुड फिलोसफर है या बैड फिलोसफर है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने दार्शनिक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन दर्शन होता है। हर व्यक्ति जीवन जी रहा है अपने अपने हिसाब से, अपना एक नजरिया है चीजों को देखने का। उसी नजरिया को और अधिक बिल्डअप करने का कार्य सब्जेक्ट करेगा, और बेहतर करने का कार्य सब्जेक्ट करेगा। आपके नजरिए पे ये सब्जेक्ट टारगेट करेगा। जब आप पढ़ेंगे कि एक ही बोलना चाहिए टॉपिक पे, एक ही विषय वस्तु पे अलग अलग दार्शनिक कैसे विभिन्न प्रकार से सोच रहे हैं, एक ही चीज को सोचने का कितना नजरिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आत्मा का कॉन्सेप्ट। अब आत्मा का कॉन्सेप्ट आपको अभी कुछ एक अवधारणा होगी आपके मन में। जैसे मैं पूछूं आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या है? एनीवन? जो हवा भी दिखाई नहीं दे रही, मतलब हवा आत्मा है? हाँ, अच्छा, ठीक है। और ठीक है, एक अमूर्त है जिसपे हम डरते हैं, जो हमारे आसपास है और जो दिखाई नहीं दे रही है, वो आत्मा है। और कोई आत्मा क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। नैनम चिंदन्ति प्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो मारुता। तो ये आत्मा का कॉन्सेप्ट हो गया किसके हिसाब से? भगवत गीता के हिसाब से, ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं, आपके मेरे हिसाब से नहीं, भगवत गीता के हिसाब से आत्मा का कॉन्सेप्ट है। और एक बौद्ध दर्शन उठाए, अब वहां पे देखेंगे आत्मा क्या है, तो क्या निकलेगा? बौद्ध दर्शन में आत्मा को स्वीकार किया गया है, नहीं किया गया है? नहीं किया गया। अनात्मवाद की छोरी है, बौद्ध बोलेगा आत्मा तो होती ही नहीं है, फालतू की बातें हैं, सब बेकार बातें हैं। और जैन धर्म में अगर चले गए, पंखे में भी आत्मा है, ट्यूबलाइट में भी आत्मा है, दीवार में भी आत्मा है। जैन दर्शन में चले गए तो सब में आत्मा है, सभी जगह आत्मा है, कैमरे में भी आत्मा है, बोर्ड में भी आत्मा है, मार्कर में भी आत्मा है। जैन दर्शन में चले गए तो सब जगह आत्मा है। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बार बार बदल रहे हैं, नजरिया चेंज हो रहे हैं, अलग अलग फिलॉसफी उठा रहे हैं। आत्मा एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है, आत्मा एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है, कह सकते हैं। ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है, ऊर्जा संरक्षण का, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। ऊर्जा को केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल, हाँ, तो कह सकते हैं आदमी नहीं है, उसकी आत्मा है, तो वो ऊर्जा ट्रांसफर हो गई, उसमें कह सकते हैं कि आत्मा एक ऊर्जा का रूप है। तो देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितना नजरिया हो सकता है देखने का। हर व्यक्ति का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, हर व्यक्ति अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं कि टॉपिक को। यही सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है, क्योंकि जैसे जैसे आप चीजें फिर मिक्स ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक टॉपिक डील कर रहे हैं, उस टॉपिक में आपका कमांड बन गया, आप अगले सेगमेंट पे गए, फिर अगले सेगमेंट पे गए, और जब आपको पूछा गया कि उस सेगमेंट में क्या था,
तो आप यहाँ की चीजें वहां मिक्स ना कर दें, ये एक बड़ा डर रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक सेगमेंट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैं उसको डील कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सेगमेंट को, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद आपका टास्क होगा कि उसको आप ध्यान से समझिए। समझने के बाद कुछ 4 बातें मैं लिखा भी दूंगा, जो बेसिक चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए, जो एफएन आपके आंसर में आनी चाहिए, वो मैं नोट भी करा दूंगा। फिर आपका टास्क रहेगा कि आप घर जाएंगे, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं वो बन रहे हैं नहीं, और आगे आने वाले समय में और क्या प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आपको थोड़ा काम करना होगा। फिर चौथे स्टेप में आप करेंगे रिवीजन, और रिवीजन यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें यहाँ की चीजें वहां मिक्स होंगी, जो कि बड़ी समस्या है फिलोसफी की, है ना। तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा लगातार इसमें। जैसे मैथमेटिक्स में आप बना के सॉल्व करते रहते हैं तो आप टच में बने रहते हैं, अगर मैथ्स में आप सॉल्व करना छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिस की कमी, लैक ऑफ प्रैक्टिस अगर हुआ तो मैथ्स दिक्कत करता है, वैसे ये सब्जेक्ट भी दिक्कत करेगा अगर आप थोड़ा सा इसमें रिवाइज नहीं किए तो। सबसे बड़ा डर रहता है कि यहाँ की चीजें वहां आया है, डेकार्ट के बारे में लिख दे, स्पिनोजा के बारे में, तो आंसर आपका पूरा फिर बर्बाद हो जाएगा। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है ना। तो हम थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया करेंगे कि ये 4 बातें हैं, इसमें ये बातें मेंशन होनी चाहिए, आनी चाहिए, है ना। उसको आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज करने का प्रयास करें। चलिए अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर मैं पूछूं कि दर्शन क्या है, दर्शन किसे कहते हैं, तो कोई आंसर करेगा? दर्शन क्या है? जीवन के प्रति दृष्टिकोण और नैतिक ज्ञान। केवल नैतिक ज्ञान? केवल नैतिक ज्ञान? आप ज्ञान को केवल नैतिकता में क्यों बांध रही हैं? चारवाक दर्शन के बारे में सुना है आपने नाम? उसकी कोई भी बात आपको नैतिक नहीं लगेगी। हाँ, वो तो दारू पीने बोलेगा, मस्ती करने बोलेगा, मौज करने बोलेगा, एथिक्स में कहीं दूर दूर तक कोई आपको उससे वो बोलेगा जब तक जीना है एकदम खुल के जियो, जो करना है करो, एंजॉय करो, ऐसा बोलेगा चारवाक दर्शन जब आप आएंगे उसके टॉपिक पे। तो केवल नैतिक ज्ञान तक नहीं सुनेगी, केवल ज्ञान बोल दीजिए तो भी चलेगा। और एनीवन? जीवन को सही दिशा देने वाला ग्रंथ, सब्जेक्ट, ठीक। देखिए दर्शन शब्द बना है दृश्य धातु से। किस धातु से? दृश्य धातु से। और दृश्य का सामान्य अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ अगर कहें, सामान्य अर्थ हो जाता है क्या? देखना। सामान्य अर्थ क्या है? देखना। तो इसका मतलब दर्शन कहीं ना कहीं देखने से रिलेटेड है। अब देखने से रिलेटेड है तो सबसे पहली बात, इसको भी हम अगर कुछ पार्ट में तोड़ दें, पहली बात तो कुछ ना कुछ चीज चाहिए देखने के लिए। किससे देखना है? कुछ ना कुछ चाहिए, माध्यम चाहिए देखने के लिए। किससे देखना है, किसे देखना है, और क्यों देखना है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। किससे देखना है, किसे देखना है, और क्यों देखना है। किससे देखना है? हम किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। हम किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। किसे देखते हैं? अब कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही है, ठीक है। किसे देखते हैं? सबको देखते हैं, मतलब भौतिक जगत को देखते हैं, कह लीजिए। किसे देखते हैं? भौतिक जगत को देखते हैं, कह सकते हैं। सारी चीजों को अगर एक नाम में समेटना हो तो क्या हो जाएगा? भौतिक जगत। एक नाम में समेटाएंगे सारी चीजें। तो किसे देखते हैं? भौतिक जगत को देखते हैं। और क्यों देखते हैं? कहीं ना कहीं जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उपभोग करने के लिए, है ना। क्यों देखते हैं? उपभोग करने के लिए, या भोग या भोगार्थ कह सकते हैं, के लिए देखते हैं, है ना। तो कुल मिला के हम क्या करते हैं? अपनी आंखों से भौतिक जगत को उपभोग के लिए देखते हैं। यही क्या है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये दर्शन नहीं है, ये दर्शन नहीं है। समझना है आपको चीज को। सामान्य नेत्रों के द्वारा भौतिक जगत को उपभोग के लिए देखना, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग इसलिए दार्शनिक हैं क्योंकि बढ़िया देखते रहते हैं, तो दर्शन नहीं है।
ठीक है, ये दर्पण नहीं है, ध्यान रखिएगा, सामान्य नेत्रों से नहीं। आप थोड़ा और चलिए बात करते हैं इसमें। जैसे आप लोग किसी भी मंदिर, मस्जिद, किसी भी ऐसे प्लेस पे जाते हैं, मान लीजिए गुरुद्वारा, कहीं भी जहां भी आप जाते होंगे जिसके प्रति आपकी आस्था है, वहां जब आप जाते हैं तो आप सामने जो मूर्ति है उसको देख लिए, उसके बाद जनरली 100 में से 99% लोग क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखने तो आप आंख से गए थे, पर आप आंख क्या करते हो, वहां पे बंद कर लेते हो। जब आप आंख बंद कर लिए उसको आप दर्शन कहोगे, और देख रहे हो खुले नेत्रों से तो वो केवल देखना है। देखने और दर्शन में अंतर है थोड़ा सा, है ना। तो सामान्य नेत्रों से नहीं, बल्कि अंतर आत्मा के नेत्रों से कह सकते हो आप। सामान्य नेत्रों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा के नेत्रों से। भौतिक जगत को बस नहीं, केवल फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, ये लोग बाग यहाँ जो दिख रहे हैं उनको बस नहीं, भौतिक जगत को नहीं, बल्कि लौकिक, अलौकिक। अलौकिक की जब बात करें तो उसमें भी एक खास चीज है जो सभी जगह कॉमन है, नाम बदलते रहते हैं। कोई परम पिता कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई अल्टीमेट रियलिटी कहता है, आप जो भी नाम दे दें, परम सत्य कह लीजिए। तो परम सत्य को देखना, जो भी नाम दे दें, अल्टीमेट रियलिटी को देखना, परम सत्य को देखना, अंतरात्मा के नेत्रों से परम सत्य को देखना। और क्यों देखना? उपभोग करने के लिए नहीं, भोगने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय फिलॉसफी का एक प्रॉपर टारगेट है, गोल है। क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो भोगार्थ नहीं, बल्कि मोक्षार्थ। क्लियर? तो अंतरात्मा के नेत्रों से परम सत्य को मोक्षार्थ देखना क्या कहलाएगा? दर्शन कहलाएगा। सामान्य नेत्रों से भौतिक जगत को उपभोगार्थ देखना नहीं, बल्कि अंतरात्मा के नेत्रों से परम सत्य को मोक्षार्थ देखने का प्रयास करना क्या कहलाएगा? दर्शन कहलाएगा। क्लियर है? पहले कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ था आप लोगों का, आप लोग इसको दर्शन समझ रहे थे, है ना। थोड़ा सा प्रो लेवल है आगे, ठीक है। तो अंतरात्मा के नेत्रों से परम सत्य को, अल्टीमेट रियलिटी को मोक्षार्थ देखने का प्रयास करना क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। दर्शन के लिए कोट चलता है फेमस, पता भी होगा आप लोगों को शायद, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। यह आपको देखने का नजरिया पैदा करता है। देखने और देखने में फर्क है, देखने और दर्शन करने में फर्क है ना। जब आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना शुरू करते हैं, जब आप विश्लेषणात्मक तरीके से, तार्किक तरीके से, रचनात्मक तरीके से, विवरणात्मक तरीके से, क्रिएटिव, विभिन्न आयामों को समेटे हुए जब आप चीजों को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करते हैं, तब आप कहेंगे कि आप दर्शन कर रहे हैं। और वैसे तो सामान्य देखना भी देखना है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में, देखने और दर्शन में। तो जिसके द्वारा देखा जाए, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वही क्या है? दर्शन है। देखिएगा, समझिएगा, लैंग्विस्टिक अप्रोच में कोई भी दो चीजें बोलना चाहिए कि लैंग्वेज की दुनिया में कोई भी दो शब्द अगर गढ़े गए हैं, खास करके फिलोसॉफिकल इंडेक्स, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव पे देखें तो कोई भी दो शब्द अगर गढ़े गए हैं तो वो आइडेंटिकली सेम नहीं होते। कोई भी दो शब्द कभी भी, भले आप पर्यायवाची के रूप में पढ़ लेते हैं, पर वास्तव में कभी भी दो शब्द एकदम समान नहीं होते। जैसे कि नहाने के लिए आप पानी का प्रयोग करते हैं और पूजा के लिए क्या लाते हैं? जल लाते हैं, बोलते हो ना। लेकिन जल और पानी तो एक ही है। तो यहाँ पे पानी प्रयोग कर रहे हो, वहां पे जल प्रयोग कर रहे हो। पर्यायवाची में चलता है पानी ही जल है, जल ही पानी है, लेकिन अलग अलग शब्द का प्रयोग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कुछ तो अंतर है दोनों में, है ना। तो कभी लात मारते हो, कभी पांव रखते हो, कभी पैर रखते हो, अंतर है सब में। कोई भी दो शब्द आइडेंटिकली सेम नहीं होते, ठीक है। भले हिंदी में यहाँ पे दर्शन शब्द चल रहा है, हमारी परंपरा में दर्शन शास्त्र या दर्शन, इसका एक अपना अलग प्रोस्पेक्टिव है। अंतरात्मा के नेत्रों से परम सत्य को मोक्षार्थ देखना, यहाँ पे हम दर्शन कह रहे हैं। लेकिन यहीं आप वेस्ट में चले जाएंगे तो वहां पे शब्द चलता है फिलॉसफी। पता ही होगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, फिलॉसफी। और फिलॉसफी जो शब्द है
ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, दो ग्रीक शब्द, फिलोस और सोफिया। फिलोस और सोफिया दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ क्या होता है? फिलोस का अर्थ प्रेम करना, और सोफिया का अर्थ ज्ञान, स्टडी करना, ठीक है, ज्ञान। तो यहाँ पे ये सामान्य ज्ञान जो आप समझते हैं वो सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि यहाँ पे ज्ञान को वहां पे विजडम के रूप में लिया जाता है। विजडम एक बड़ा शब्द है, विवेक जिसे कह सकते हैं आप, तो विवेक वाले ज्ञान से इसका मतलब है, सोफिया का मतलब है ना। तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं ज्ञान, और इसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं प्रेम या अनुराग। तो फिलॉसफी शब्द का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान के प्रति प्रेम, लव फॉर विजडम, लव ऑफ विजडम, है ना, ज्ञान के प्रति प्रेम। यहाँ ज्ञान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है, ज्ञान के प्रति प्रेम का मतलब विजडम के प्रति प्रेम, है ना। तो जो जो ज्ञान के प्रति प्रेम रखता है, जिसको जिसको लगातार नॉलेज एक्वायर करना अच्छा लगता है, नई नई चीजें सीखते रहना, नए नए ज्ञान को अडॉप्ट करते रहना, है ना, वो सभी कौन से नेचर के व्यक्ति हैं? फिलोसॉफिकल नेचर के व्यक्ति हो जाते हैं वो सभी, ठीक है। तो ज्ञान के प्रति प्रेम। तो वेस्ट में जो फिलोसफी की शुरुआत हुई है वो मूलतः जिज्ञासा से हुई है, जिज्ञासा से हुई। जैसे जानने की तीव्र इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है ना, सामान्य इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा। जानने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। तो जिज्ञासा से हुआ है। और अगर हम भारतीय पर्सपेक्टिव में देखें, यहाँ भी दो तीन अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा जो सनातन धर्म की है वो तो युगों युगों से चली आ रही परंपरा, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। वैज्ञानिक अप्रोच से अगर देखें तो अगर जीवन को हम बहुत पहले युगों युगों तक न जाके कुछ पहले अगर शुरुआत मान ले जीवन का, तो आदि मानव वाला कॉन्सेप्ट जो है, आदि मानव थे, अचानक देख रहे कि बिल्कुल तेज बारिश होने लगी, अचानक डर गए, पता ही नहीं था कहाँ से ऊपर कौन कितने बड़ी टंकी लगी, कौन सा नल पानी गिरा रहा है, तेज बारिश होने लगी अचानक, कभी अचानक आंधी चलने लगी कभी सूरज बहुत तीव्र हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी उसको, है ना। समझ ही नहीं आ रहा था पुराने जमाने के लोगों को, बहुत पहले लोगों को, कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कभी सूरज दिखना ही बंद हो गया, पता चला, अभी आप समझ गए कॉन्सेप्ट की, ग्रहण हो रहा है, क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता था, अरे अचानक क्या हो गया, कहाँ गया, रोज तो आता था, आज दिख ही नहीं रहे, गायब हो गया। कभी चंद्रमा गायब हो गया, बोले ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था। जिज्ञासा, जानने की तीव्र इच्छा। फिर लोगों ने अपने अपने तर्क गणने शुरू किए। लोग बताने लगे कि कोई राहु है जो निकल गया, कि कोई अलग अलग चलता है कॉन्सेप्ट। किसी कंट्री में जाएंगे तो बोलेंगे कि कोई ड्रैगन है जो निकल गया, चीन में जाएंगे तो ड्रैगन निकल लेता है। वहां पे अलग अलग कॉन्सेप्ट चले अलग जगहों पे, है ना, वहां के हिसाब से ऐसे तर्क गढ़े गए, अलग अलग तर्कों का खंडन मंडन हुआ। कोई तर्क गढ़ता, उसके तर्क को कोई खंडित करता, फिर कोई नया तर्क गढ़ता, उसके तर्क कोई और मंडित कर देता, बढ़ा देता, है ना, खंडन मंडन की प्रक्रिया चलने लगी। ऐसे डिबेट चलने लगे बहुत ज्यादा, और डिबेट चलते चलते कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो थे वो प्रामाणिक माने जाने लगे। इस तरीके से इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई है। तो पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे पुराना सब्जेक्ट है कौन? फिलॉसफी, दर्शन। इसको मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है, सारे सब्जेक्ट की जननी, सभी विषयों की जननी, है ना, हर विषय की माता राम कौन है? फिलॉसफी, सारे सब्जेक्ट की जननी है। और देखिए खास बात, सारे सब्जेक्ट की जननी तो है ही, जहां तक पहुंचने के बाद सारे सब्जेक्ट की औकात खत्म हो जाती है। जब कुछ दिखाई नहीं देता, उसके बाद जो सब्जेक्ट बच जाता है वो सब्जेक्ट भी क्या है? फिलॉसफी है। जब आप डिग्रियां लेते हैं तो डिग्री, आप कौन सी डिग्री मिलती है शुरू में? मान लीजिए किसी ने बीए कर लिया, किसी ने बीई कर लिया, फिर एमए कर लिया, किसी ने एमई कर ली, कुछ भी, है ना, आप डिग्री लेते गए, फिर एक लास्ट जाके सबकी डिग्री समान हो जाती है। वो डिग्री कौन सी है? जब आप बहुत सुप्रीम लेवल पे चले जाते हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, तो आपको डिग्री क्या मिलती है? एमफिल, पीएचडी। और पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, अगर सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली महारत कर रहे हैं। तो पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी।
फिर जाके आप क्या बन जाएंगे एट द एंड? आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा आखिरी में जाने के बाद? फिलोसफी। जब कुछ नहीं था तो क्या था? फिलोसफी था। और जब कुछ नहीं बचेगा आखिरी में जाकर, तो फिर जो सब्जेक्ट बच जाएगा वो सब्जेक्ट क्या है? फिलोसफी है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट और सबसे आखिरी सब्जेक्ट यही है फिलोसफी, जो आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, महान टाइप का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। थोड़ा इस बात को भी थोड़ा गौर कीजिएगा। तो फिलोसफी पढ़ने वाले हैं। ज्ञान के प्रति प्रेम, है ना, ज्ञान के प्रति प्रेम। हर व्यक्ति का अलग अलग ज्ञान रहा, अलग अलग नजरिया रहा देखने का, चीजों को अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से लोगों ने देखा, समझा। मूलतः जिन मुद्दे पर चर्चा करेंगे फिलोसफी के अंतर्गत, जो इसका जो कोर टॉपिक होगा वो होगा जीवन और जगत। जीवन और जगत, इसके इर्द गिर्द ये सब्जेक्ट घूमेगा, है ना। जीवन और जगत के इर्द गिर्द ये सब्जेक्ट घूमेगा। बेसिकली जो मुख्य जो मुद्दा रहा पेट भरने के बाद, पहले तो रोजी रोटी, पहले तो एक बड़ा सा एक सर्वेश्वर सक्सेना की एक पोएट्री चलती है, फिलोसफी पे बहुत लिंक करता है वो, बहुत फिलोसफी पढ़ाने वाले लोग उसको कोट करते हैं कि 3 व्यक्तियों को गोली लगी। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को गोली लगी। एक के मुंह पे निकला राम, एक के मुंह पे निकला माओ, और तीसरे के मुंह पे निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पता चलती है कि पहले 2 व्यक्तियों के पेट भरे हुए थे। हो गया, समझ पा रहे हैं आप लोग? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि पहले 2 व्यक्तियों के पेट भरे हुए थे। ये सब्जेक्ट जो है भाई, जैसे माओ समझते हैं ना, माओवाद एक पूरा लेफ्टिस्ट विचारधारा है ना, माओवाद समझते हैं ना? नहीं समझते, कोई बात नहीं, नक्सलवाद वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, तो उस पर लिंक करके अभी समझिए, बाद में कभी और चर्चा करेंगे। तो एक पूरी लेफ्टिस्ट विचारधारा है। एक विचारधारा राम वाली विचारधारा है, पेट भरने के बाद भूखे भजन न होए गोपाला कहते हैं ना, पेट भरने के बाद सब याद आता है। तो एक राम भगवान वाली विचारधारा हो गई, एक लेफ्ट वाली विचारधारा हो गई, और एक व्यक्ति को क्या सोच रहा है, आलू उसको खाने के लिए चाहिए, उसको इन सब से कोई मतलब नहीं है कि जीवन कैसे बना, जगत कैसे बना। क्या करेगा वो जान के कि जीवन कैसे बना, जगत कैसे बना? पहले उसका पेट भरना चाहिए, है ना। तो उसको सूझ रहा है कि भाई भूख लगी ही, पहले वो मिटाओ तब सोचे जीवन जगत क्या है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सब्जेक्ट ऐसे लोगों का सब्जेक्ट है जिनके पेट भरे हुए हैं, ठीक है, जिनको रोजी रोटी की चिंता नहीं है, जो खा पी के बढ़िया वो मतलब बोला कि चमहा ही रह रहे, ऐसे लोगों का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जीवन और जगत के इर्द गिर्द ये सब्जेक्ट घूमेगा। जीवन कैसे बना, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, मरने के बाद क्या होता है, ठीक है, हम पहले कहाँ थे, कहाँ पे आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये सब जो अलौकिक सब्जेक्ट है, अलौकिक टॉपिक्स है, ये सब होता भी है कि नहीं होता है, भगवान सचमुच है कि नहीं है। इसको लगता है कि भगवान सचमुच होते हैं, और बहुत लोगों को लगता है, अभी तो पढ़ेंगे फिलोसफी, बहुत इंडियन फिलोसफी में तो बहुत लोग बोलेंगे बोलते हैं बिल्कुल है। तो किनको किनको लगता है कि भगवान है, किनको किनको लगता है कि भगवान नहीं है। तो बाकी लोग जो दिख रहा है वो है, इसको अनुभववाद बोलते हैं फिलोसफी की दुनिया में। जो अनुभव हो रहा है वो है ना, जो दिख रहा है वो है। और जो आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका को नहीं देख पा रहे हैं, मतलब अमेरिका नहीं है, क्यों? अनुभव कर सकते हो, जिसको अनुभव कर सकते हो वो है। तो जो बहुत टॉप लेवल का जहर है उसको अनुभव तो आपने कभी किया नहीं। तो जो टॉप लेवल का जहर है, साइनाइड, कौन सा साइनाइड है, जिसको जीभ में रखते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आप तब तक उसको जहर नहीं मानेंगे जब तक आप अनुभव नहीं कर लेंगे। दूसरों को खा के मरते देखा है भाई। तो जिसका हाँ प्रूफ है, एविडेंस को मानेंगे, जिसका एविडेंस मिल गया उसको मान लेंगे, जिसका प्रमाण मिल गया उसको मान लेंगे, और जिसका प्रमाण नहीं मिला उसको नहीं मानेंगे। हाँ, ये एक अच्छा आइडियोलॉजी कि उसको आप इसको बोलते हैं अज्ञेयवाद फिलोसफी की दुनिया में, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
ऐसे व्यक्ति अज्ञेयवादी कहलाते हैं। हो सकता है होगा, हमको नहीं पता, हो सकता है नहीं होगा, हमको नहीं पता। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। प्रकृति ही अफीम, क्या है, प्रकृति की अफीम शक्ति ही ईश्वर है। देखिए, प्रकृतिवाद, प्रकृति की अफीम शक्ति ही ईश्वर है, और यही सर्वेश्वरवाद की तरफ मूव कर जाता है। सब कुछ ईश्वर है मानने वाला सिद्धांत है ना। तो यही सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैं बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा रहा हूँ सब्जेक्ट के प्रति कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ेंगे, इस अप्रोच को क्लियर कर रहा हूँ अभी, है ना। तो इस तरीके से हमको इन सारे मुद्दों पे चर्चा करनी है फिलॉसफी सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे अपना सिलेबस, कहाँ गया, है ना। इसमें हमने अभी थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कि दर्शन क्या है ना, दर्शन क्या है हमने समझने का प्रयास किया। और आगे हम चलेंगे तो दर्शन का विभिन्न बोलना चाहिए अवधारणाओं से संबंध यहाँ पे हमको देखना है कि दर्शन का धर्म के साथ क्या संबंध है, दर्शन का संस्कृति के साथ क्या संबंध है। शायद दो ही बातें मेंशन है सिलेबस में, दर्शन का धर्म के साथ संबंध, दर्शन का संस्कृति के साथ संबंध। वैसे तो हर सब्जेक्ट के साथ संबंध होता है दर्शन का। अभी मैंने बताया कि सभी सब्जेक्ट की माता जी है, ये सबके साथ संबंध है ना। एक टर्म चलता है फिलॉसफी ऑफ एक्स, फिलॉसफी ऑफ एक्स, और इस एक्स के जगह में आप जितने सब्जेक्ट का नाम जानते हैं पुट करते जाइए, है ना। इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जितने भी सब्जेक्ट का नाम आप जानते हैं पुट करते जाइए, सभी में फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी ऑफ एक्स एक टर्म चलता है, सभी विषयों की जननी है फिलॉसफी, इसीलिए हर सब्जेक्ट से इसका लिंक है। लेकिन हमको सिलेबस में चूंकि मेंशन है तो दो मुद्दों पे खास बात करनी है कि फिलॉसफी का धर्म के साथ क्या संबंध है, फिलॉसफी का संस्कृति के साथ क्या संबंध है। और धर्म हमको यहां भी पढ़ना है और धर्म हमको पूरा यहाँ पे धर्म दर्शन वाले सेगमेंट में भी पढ़ना है। तो दोनों जगह पे बात होगी धर्म की। अच्छा, क्या लगता है आपको धर्म क्या है? चलिए थोड़ा बात करते हैं 2 मिनट। धर्म क्या है? चलिए कौन बताएगा धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? कोई भी सामान्य, इसमें देखिए घबराइए नहीं, बात कीजिए, सामान्य तरीके से बताइए धर्म क्या है? अपनी आस्था का क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, बहुत बढ़िया। और ठीक है, कह सकते हैं वो थोड़ा सा नैतिकता की तरफ जा रहा है, एक ऐसा मार्ग जो जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, है ना। तो अच्छा, यहां भी कुछ आया है, करने योग्य कार्य ही धर्म है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। करने योग्य कार्य ही धर्म है। देखिए मनुस्मृति में बहुत बढ़िया डिफाइन किया गया है, धर्म के लक्षण बताए गए, 10 लक्षण बताए गए धर्म के। धर्म के 10 लक्षण बताते हुए वहां पे कहा गया है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्याम सत्यम अक्रोधो 10 धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए गए मनुस्मृति में। धृति मतलब धैर्य रखना, धृति क्षमा, क्षमा भाव रखना, दमोस्तेयम संयम रखना, अस्तेय समझते हैं आप लोग? अस्तेय मतलब चोरी ना करना, धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचम मतलब शुद्धता रखना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, धीर विद्याम सत्यम अक्रोधो सत्य बोलना, धीर मतलब बुद्धि, विद्या सत्य, अक्रोध क्रोध नहीं करना। ऐसे करके 10 धर्म के कुल मिला के लक्षण बताए गए हैं। तो इसमें कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इसकी कोई बात नहीं हो रही है ना। इन सब की चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि धर्म करने योग्य कार्य है, जो कार्य आप वास्तव में धर्म की भारतीय नजरिए से देखा जाए धर्म को, तो वास्तव में ये सब चीजें धर्म है। इसीलिए हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान का प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, याद होगी आप लोगों को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए, है ना, और उसके समस्त नागरिकों को एंड फॉर। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष तो आप हो ही नहीं सकते। धर्म क्या सिखाता है? दया, करुणा, ममता, प्रेम, भाईचारा, ये सिखाता है धर्म। तो धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकते हो? धर्म से निरपेक्ष आप हो ही नहीं सकते, पंथ से निरपेक्ष आप हो सकते हो। इन सब मुद्दों पे चर्चा होगी जब हम पढ़ेंगे धर्म दर्शन, है ना।
और थोड़ा सा यहाँ पे हमको धर्म से संबंध देखना है, इसलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी ब्रीफ में, है ना। तो ये सारी बातें आएंगी। तो अभी तो यहीं तक रखते हैं क्लास को, ठीक है। अगली क्लास पे जब हम मिलेंगे तो थोड़ा सा टॉपिक बाद जो हम सिलेबस डिस्कशन किए हैं इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। शुरुआत वहीं से करेंगे, दर्शन, फिर वेद, उपनिषद, ब्रह्म, आत्मा, रित, इन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, थोड़ी चर्चा कर लेंगे। इसको थोड़ा ब्रीफ में देखना है, ये तो सब शॉर्ट में देखेंगे थोड़ा सा। वेद आप लोग ऐसे भी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्या क्या बातें हैं, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। उपनिषद, ब्रह्म की चर्चा यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट में कर लेंगे, क्योंकि ब्रह्म यहाँ पे जब हम वेदांत पढ़ेंगे तो वेदांत में जब शंकराचार्य को पढ़ेंगे तो ब्रह्म पे बहुत व्यापक चर्चा होगी, तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेंगे ब्रह्म पे, ठीक है। आत्मा पे हल्की चर्चा कर लेंगे, एक आध प्रोस्पेक्टिव देख लेंगे गीता दर्शन का, जो आज हम चर्चा किए ही है ना। उसके बाद फिर जैसे जैसे अलग अलग फिलोसफी को हम पढ़ते जाएंगे तो आत्मा की चर्चा सभी जगह अलग अलग तरीके से होती जाएगी, ठीक है। फिर रित की एक अवधारणा देखेंगे और गीता दर्शन को थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा इलाबोरेट करके देख लेंगे, स्वधर्म, स्थित प्रज्ञ और कर्मयोग के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।